बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 5, गुलिवर की विचित्र यादें। प्रसिद्ध लेखक जोनाथन स्विफ्ट ने सन 1726 में गुलिवर की यात्राएं नामक पुस्तक लिखी, जिसे संसार भर के बच्चों ने बहुत पसंद की। इसमें लैमूर गुलिवर की विचित्र यात्राओं के वर्णन है। गुलिवर लिलिपुट जाता है, जहाँ के निवासी केवल 6 इंच लंबे हैं। वो ब्रॉबलिंग नाम भी जाता है, जहाँ के निवासी राक्षसों जैसी लंबाई चौड़ाई वाले हैं। वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ घोड़े ही पहुंच नहीं सोच सकते हैं। यहाँ यात्राओं का लिलीपुट वाला अंश दिया जा। एंटीलोप जहाज पर मैं गुलिवर सर्जन था। जहाज पर नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार अचानक तूफान में जहाज फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। सौभाग्य से न तैर कर किसी तरह किनारे पहुंचा। लहरों ने थपेड़े मार मार कर हमें बहुत थका दिया। इससे मम्मी जी नींद पर सो गए। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से जकड़ा हुआ पाला। कोशिश करने पर भी मैं उठ न सका, क्योंकि धागों से मेरे हाथ पैर बांध दिए गए थे। मेरे बालों को भी, जो लंबे और घने थे, इस तरह से बांधा गया था कि मैं अपना सिर भी ना हिला सकता था। मैंने अचानक अपने पास एक विचित्र आवाज सुनी। फिर मुझे बाएं पैर पर कुछ हिलता हुआ सा महसूस हुआ। वह सीने पर से होता हुआ मेरी ठोड़ी तक आके। मेरे आश्चर्य की सीमा न रही जब मैंने देखा कि मेरी छाती पर एक छोटा सा आदमी, जिसकी ऊंचाई मुश्किल से 6 इंच रही होगी, खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उसी जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी मेरे शरीर पर चढ़े। उनका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। उसके पीछे उसी के समान छोटे छोटे कई आदमी और थे। उन्हें देखकर मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं जोर से चिल्ला उठा, और मैंने अपने बाएं हाथ को जो डोरी से बांधा था खींचा तो कुछ धागे टूट गए और मैं आजाद हो गई। मेरा चिल्लाना था कि वे लोग चीखते चिल्लाते भागे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे ऊपर तीरों की बौछार की। तीर जो मेरे हाथ और चेहरे पर आके गिरे, मुझे सुई की भांति चुभ। उसके बाद मैं शांत पड़ा रहा। मुझे भूख लगने लगी, क्योंकि मैंने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था। मैं उन छोटे आदमियों की भाषा नहीं बोल सकता था। फिर बार बार अपना हाथ ही की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूँ। वो मेरा इशारा समझ गए। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास ही लगा दी और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान लाकर मेरे मुंह में डालने लगे। जब पानी का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मेरे मुंह में उड़ेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या फूला। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गई और मैं गहरी नींद में सो गया। अब वो स्थान जहां मैं सोया पड़ा हुआ था, उस देश के मुख्य नगर से आधा मील दूर थे। जब उन छोटे आदमियों के राजा ने, जो स्वयं उनकी ही भांति छोटा था, मेरे विषय में सुना, तो उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि मुझे शीघ्र ही शहर ला। यह कोई आसान कार्य नहीं था, परंतु वे इसका प्रबंध करने के लिए काफी चतुर थे। उन्होंने मुझे ले जाने के लिए एक लंबी गाड़ी बनाई। ये 3 इंच ऊंची थी और इसमें 22 पहिए थे। जब मैं सोया हुआ था तो उनके सर्वाधिक शक्तिशाली 900 आदमियों ने मुझे उस गाड़ी पर बांधा और राजा के 1500 सर्वश्रेष्ठ घोड़ों ने मुझे खींचा। जब मैं रास्ते में थे तो 2-3 सिपाही जो देखना चाहते थे कि मैं सोई अवस्था में कैसा दिखता हूँ, मेरे चेहरे पर चढ़ गए। उनमें से एक ने अपना भाला मेरी नाक के अंदर दे दिया। ये मुझे भूसे के तिनके के समान चुभा। मुझे इतनी जोर से छींक आई कि मैं चाक। दोनों सिपाही डरकर भाग गए। अगले दिन यात्रा समाप्त हुई और मुझे नगर में ला। जब उन लोगों ने जान लिया कि मैं उनमें से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरी रस्सियां खोल दी और मुझे खड़ा होने दिया। पर उन्होंने सावधानी के लिए मेरे बाएं पैर को 90 जंजीरों में बांध दिया, ताकि मैं भाग न सकूं। राजा रानी और हजारों नागिन मुझे देखने के लिए आए। उनमें से अधिकांश ने मेरे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया, परंतु कुछ ने मेरे ऊपर तीर भी छोड़े। इन शैतानों में से 6 को मैंने पकड़ लिया। उनमें से 5 को मैंने जेब में रख लिया और छठे को मैंने जीवित ही खाने का बहाना किया, परंतु वह कैदी इतनी जोर से चिल्लाया कि मैंने उसे तथा 500 साथियों को मुक्त कर दी। मैं उन छोटे आदमियों के बीच आनंद पूर्वक रहा। उन्होंने मेरा भोजन बनाने के लिए 300 रसोइया और मेरा सूट सिलने के लिए 300 दर्जी लगा दी। राजा के 6 सबसे बुद्धिमान विद्वानों ने मुझे इस देश की भाषा सिखा। कुछ महीनों बाद कुछ लोग राजा से मैं शिकायत करने लगे। उन्होंने राजा से कहा, इस विशालकाय लालची आदमी से छुटकारा पाना चाहिए, नहीं तो ये हमारा तमाम भोजन खा जाए। हमें उसे प्रतिदिन कुछ कम भोजन देना चाहिए, ताकि वह दुबला हो जाए और भूखों मर जाए। जब मुझे उनकी इस योजना के बारे में पता लगा तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे अपने घर जाने की इच्छा होने लगी। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मुझे इस शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकती और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलीपुट वासियों की सहायता करूँ। कुछ दिनों बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश बुलेफुस्कू के उस बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। मैंने उन लोगों की सहायता करने की योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं बुलेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी। उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल।
बुले फुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ न बिगाड़ सके। बुले फुस्कू के जहाज को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। मैंने आवाज लगाई, लिलीपुट के राजा की जय। सारी प्रजा ने एक स्वर में कहा, लिलीपुट के राजा की जय। कुछ दिन बाद मैंने राजा से आज्ञा मांगी तो राजा ने सहर्ष हाँ कहा। एक दिन मैं लिलीपुट के किनारे घूमता घूमता खाड़ी से दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। वो नाव नहीं, मेरी आशाओं की चोटी थी। कुछ दिनों बाद मेरे लिए बादशाह ने बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में एक जहाज दिखाई दिया। देख मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा कि वो जहाज मेरे ही देश का था। जहाज के नाविकों ने मुझे ऊपर ले दिया। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।